के जन्म शताब्दी का साल है। इस जन्मदिन पर यानी कि आज 21 अप्रैल से नंद बाबू के जन्म शताब्दी शुरू हो रही है और नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन ने आज ये आयोजन किया है। उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस साल नंद बाबू की जन्म शताब्दी देश भर में मनाएंगे, उनके साहित्य को फिर से पढ़ेंगे और उनके सरोकारों को बार बार दोहराएंगे। यही उस बड़े कवि और लेखक को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ उदयपुर में किया। धन्यवाद। कोटा, जयपुर और जोधपुर और उदयपुर में एक सेमिनार है। ये योजना है। रजीश साहब ने मुझे ये कहा है कि हम नंद बाबू की 3 कविताओं का मंचन करवाएं और उसमें लोक कला मंडल की भागीदारी लगे। मैं ये कोशिश करूँगा ये रूपरेखा है। मुझे विश्वास है कि वर्ष भर हम ये सब कार्यक्रम कर पाएंगे। इन कार्यक्रम की टिप्पणियों के बाद अब मैं अपने मुख्य कार्य पर आ रहा हूँ। वो है डॉक्टर पल्लव को अपनी बातचीत के लिए आमंत्रित करना। डॉक्टर पल्लव आए और नंद चतुर्वेदी का कथेतर साहित्य पर अपना वक्तव्य दें। पल्लव के इस वक्तव्य के बाद टिप्पणी के लिए मैं हिमांशु को निमंत्रित करूंगा। एक बात पल्लव के बारे में, वो विवेचक भी हैं, आलोचक भी हैं और बनास जन का लंबे समय से संपादन कर रहे थे, जो एक दुष्कर कार्य है। ये हम लोगों की पूरी रहस्य की बात होनी चाहिए कि पल्लव में इतनी सारी सामग्री वर्ष भर में कहाँ से जुटा। मैं पल्लव से आग्रह करूँगा कि वे नंद बाबू पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। सभा की अध्यक्षता कर रहे तुलाराम सागर जी, आदरणीय चतुर्वेदी साहब, मेरे सर हिमांशु पटिया जी, सभागार में मेरे जो गुरुजन बैठे हैं, आदरणीय श्रोत्री साहब, आदरणीय खाड़ा साहब, कई सारे लोग हैं। मुझे याद आता है किताब का शीर्षक किस किस को नमन करूं। तो उदयपुर ऐसा शहर है, मेरा शहर है, जहाँ इतने प्रियजन हैं, इतने आदरणीय लोग हैं कि मैं अगर एक नाम लूँगा तो 4 जरूर छूट जाएंगे। तो मैं सभी को, सभी का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो बातचीत भी मैं कभी कभी करता था। एक आध चिट्ठी मैंने भी लिखी और नंद बाबू मेरी चिट्ठी से प्रसन्न भी हुए। तो नंद बाबू ने एक बार मुझे फोन पर जो कहा, वो रहस्य की बात मैं आपको बता दूँ। नंद बाबू ने मुझे ये कहा कि हमने तुम्हें दिल्ली भेजा है और इसीलिए भेजा है कि तुम हमारे राजदूत हो। तो हमारे से आशय था उनका राजस्थान, और राजदूत का आशय ये था कि मैं वहां जाकर राजस्थान के साहित्य और राजस्थान के साहित्यकारों के लिए यद किंचित अपनी शक्ति के अनुसार जो कर सकूं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि वही शक्ति है या वही प्रेरणा है जो बनास के पीछे है। इतना क्या कर पाता हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन रहस्य यही है जो मतलब ये रहस्य है कि नंद बाबू का आशीर्वाद है जो काम आ रहा है। अब मैं आता हूँ अपने विषय पर। मैं जानता हूँ कि अरुण चतुर्वेदी सर जो हैं वो कुशल और सख्त प्रशासक रहे हैं, और आयोजन से पहले उन्होंने मुझे हिदायत दी थी कि 40 मिनट का समय है तुम्हारे पास, ये ना हो कि फालतू की बात करते रहे। तो मैं फालतू की बात न करूँ, जल्दी से मुद्दे पर आता हूँ। मुझे विषय दिया गया है नंद चतुर्वेदी का कथेतर साहित्य। असल में देखिए, नंद बाबू के कवि व्यक्तित्व की तो बहुत चर्चा हुई है। बहुत चर्चा हुई है का मतलब उदयपुर के का पाठक समुदाय नंद बाबू के कवि व्यक्तित्व से अनजान नहीं है। लेकिन मुझे ही नहीं, जो नंद बाबू की चीज़ों को पढ़ेगा, देखेगा, जानेगा, समझेगा, वो मानेगा कि नंद चतुर्वेदी केवल कवि ही नहीं थे, वो सचमुच पूरे साहित्यकार थे। यानी कि
जितने अच्छे वे कवि थे उतने ही अच्छे वे गद्य सर्जक भी थे। इसका प्रमाण हमारे पास है। इसका प्रमाण इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि हम उनकी गद्य पुस्तकों की गिनती करने लगे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी गद्य पुस्तकों में जो लिखा है उस पर हम कुछ गहराई से बात करें। मुझे याद आता है राजस्थान साहित्य अकेडमी ने उनकी जिस किताब को अपना सर्वोच्च मीरा पुरस्कार दिया था, वह उनका कोई कविता संग्रह नहीं था, वह किताब थी शब्द संसार की यायावरी। और मुझे ये भी याद पड़ता है कि शब्द संसार की यायावरी किताब को नहीं, पांडुलिपि को राजस्थान साहित्य अकेडमी ने सम्मानित किया था। मैंने जब अपने काम के दौरान शब्द संसार की यायावरी को देखा, पढ़ा, समझने की कोशिश की, तो उसमें संस्मरण भी है, उसमें निबंध भी है और उसमें आलोचना भी है। और यही एक रहस्य की बात, एक और रहस्य की बात मैं आपको बताता हूँ। अक्सर कई मेरे कवि मित्र, कथाकार मित्र, लेखक मित्र पूछते हैं कि क्या वजह है कि किसी कवि को तो इतना अधिक हिंदी में मान मिल जाता है, किसी कहानीकार का इतना अधिक नाम लिया जाता है और किसी का कोई नाम लेवा नहीं होता। तो ये तो होता है, हम भी जानते हैं कि जितना नाम मुक्तिबोध का हुआ, क्या उतना नाम हमारे राजस्थान के या हमारे देश के हिंदी के उनकी तुलना में कितने लोगों का हुआ, मैं नाम उदाहरणों में नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके कारण होते हैं। देखिए, ये तो बात ठीक है कि आपकी कविता या आपकी कहानी में कुछ हो, ऐसी बात हो जो आपको सचमुच कवि बनाती हो, जो आपको सचमुच कथाकार बनाती हो। नंद बाबू के बारे में ये कहने की इच्छा होती है कि वह आपात मस्तक कवि थे। उनको देखकर आपको लगता था कि वो कवि है, और देखने का मतलब वो कोई कवि होने का आडंबर नहीं करते थे, कवि होने का नाटक नहीं करते थे। नंद बाबू सचमुच कवि, उनका व्यक्तित्व सचमुच कविता का व्यक्तित्व था, एक कवि ही। मैंने नंद बाबू को उदास मुद्रा में देखा है, मैंने नंद बाबू को भाव विफल रोते हुए देखा है। चिंटू जब पढ़ाई के लिए उदयपुर छोड़कर चला गया, संयोग से उस दिन मैं नंद बाबू के घर गया था मिलने के लिए। मैं ऐसे ही चला जाया करता था, कोई कारण होना जरूरी नहीं था नंद बाबू से मिलने का। तो उस दिन नंद बाबू बात करते करते रोने लगे, और वो ये कि चिंटू चला गया। खुश भी थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई उसके जाने से ये कि मेरा सहारा चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो एक बिछो अपनी दूसरी पीढ़ी की संतान से जो बिछो या जो भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वो दृश्य भी मुझे याद आता है जब एक कोई ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका की एक कोई अंग्रेजी की एक विदुषी महिला आई थी, जिन्होंने नंद बाबू की कुछ कविताओं का ट्रांसलेशन किया था और एक कोई टिप्पणी भी लिखी थी नंद बाबू के काव्य व्यक्तित्व पर। तो उसने जिस भाषा में नंद बाबू के पूरे लिटरेचर को समझने की कोशिश की थी, नंद बाबू देर तक मुझसे उस पर बात करते रहे, और उन्होंने मुझे कहा कि देखो, ये हमारे अपने बगीचे में जो आंवले का पेड़ है, इस आंवले की पत्तियां बात के लिए सहायक हो सकती थी, ये मैं नहीं सोचा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि हाँ, मैं जब दिल्ली में लोगों से बात करता हूँ, जब मैं दिल्ली गया तो मेरी पहली इच्छा ये हुई कि मैं नंद बाबू को बुलाऊं और मेरे कॉलेज में उनका एक भाषण करूँ। मैंने उनको लिखा भी। नंद बाबू ने मुझे फोन कहा कि पल्लव में तो बात सब ठीक है, लेकिन अब आयु रहेगी, लेकिन मैं करूँ तो अगर कभी होगा तो तब भी। लेकिन मैं सच कहता हूँ, कवि होना और कवि व्यक्तित्व ये बहुत बड़ी बात है। मैंने बहुत सारे कवि देखे हैं, कृपया मेरी बात को अहंकार के रूप में न लें। मैंने सचमुच बहुत सारे कवि देखे। मैंने चंद्रकांत देवताले को नजदीक से देखा, मैंने ऋतुराज जी को नजदीक से देखा, मैंने विजेंद्र जी को देखा, मैंने दिल्ली के बहुत सारे अच्छे अच्छे कवियों को एकदम नजदीक से देखा है। मतलब ये कि नजदीक से देखने का मतलब ये कि मैंने लगभग उस तरह का जिस तरह नंद बाबू किया था। और मैं ये कहता हूँ कि कवि होने जैसी बात जो नंद बाबू की थी वो दुर्लभ बात। तो खैर, अब बात ये कि वो ऐसा कवि, तो मैं रहस्य की बात ये कर रहा था कि कोई कवि बड़ा कैसे हो जाता है। खाली कविता लिखने से बड़ा नहीं होता, खाली अच्छी भाषा हो जाने से आप बड़े नहीं होते। बहुत सारी चीजें होती है। आपकी दृष्टि क्या है। असल चीज तो ये है कि आप क्या, आपकी मुख्य चिंता क्या है। आप क्या, मतलब कविता आप तुकबंदी के लिए लिख रहे हैं, आप कविता पुरस्कार के लिए लिख रहे हैं, आप कविता धन कमाने के लिए लिख रहे हैं, पता नहीं आप क्यों लिख रहे हैं। आपको पता ही नहीं आप कविता क्यों लिख रहे हैं, और आप पीड़ित हैं, दुखी है कि राजस्थान साहित्य अकेडमी ने इस साल की मुझको इनाम नहीं दिया। तो उससे इनाम ये सब बेकार की बात है। नंद बाबू अगर बड़े कवि हैं तो उसमें एक बड़ा कारण उनकी दृष्टि है, और वो दृष्टि उनको उनके समाजवादी विचारों से मिलती है। दूसरा, नंद बाबू का रियाज, जो कि गद्य का रियाज भी है। मैं देखता हूँ मुक्तिबोध की सफलता का जो रहस्य है, वो एक रहस्य ये है
आप देखिए ना, मुक्तिबोध जितने बड़े कवि हैं, मुक्तिबोध उतने बड़े विचारक भी हैं, मुक्तिबोध उतने ही बड़े गद्य लेखक भी हैं। एक बार मेरे प्रिय लेखक स्वयं प्रकाश ने मुझसे मैंने एक सवाल किया कि अज्ञेय और जयेंद्र कुमार की कहानियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा मुझे अनुमति है तो मैं अज्ञेय और कुमार की कहानी बात कर पहले मुक्तिबोध की कहानियों पर बात करना पसंद करूंगा। तो ये असल में सारा खेल दृष्टि का है। आप बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके भी कुमार विश्वास होकर रह सकते हैं, और आप बहुत चारू भाषा का इस्तेमाल न करके भी मुक्तिबोध या विनोद कुमार शुक्ल हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और ये बात आप शब्द संसार की आयावरी में देख सकते हैं। उसमें एक निबंध है रसज्ञता, मैं अकेले उस निबंध पर 1 घंटे तक बोल सकता हूँ, वो इतना महत्वपूर्ण निबंध है। मैं उस निबंध को आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की परंपरा वाले निबंध रूप में देखता हूँ, जहाँ कोई कवि पूरी परंपरा पर किस तरह से विचार किया जा सकता है, उसकी झलक उस निबंध में आप देख सकते हैं। वो ज्ञान का, उनके भाषा का, उनकी भाषा के लालित्य का सबका प्रमाण उसमें है। लेकिन जो थिएटर में वो लेंगे या नहीं लेंगे ये अलग मसला है। लेकिन मैं जब नंदबाबू की दूसरी किताबों के बारे में विचार करता हूँ, अतीत राग के बारे में और जो बचा रहा, खास तौर पर इन 2 किताबों के बारे में, इनमें कमाल का गद्य आप पढ़ सकते हैं, कमाल का गद्य। जब वो अतीत राग जब छप के आई, संयोग से उन दिनों में मैं उदयपुर में था, और अतीत राग के जो आखिरी 3 संस्मरण हैं उनको लोगों ने बहुत पसंद किया था। 3 नहीं बल्कि 5, माँ का गांव, भागीरथ का सी कैट मानवी, ये 3 मोटे तौर पर, ये 3 गांधी जी वाला भी आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो मैंने एक साक्षात्कार जनमंगल के लिए डॉक्टर लक्ष्मी नारायण निर्माणा के कहने पर किया था, उसको मैंने ये सवाल पूछा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये कोई खुदकना नहीं है पल्लव कि मैं कविता छोड़कर गद्य पर खुदक रहा हूँ, यही वाक्य बोला था नंदबाबू ने। और ये भी कहा, मैंने कहा अरे इतना अच्छा गद्य है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब कविता छोड़कर तुम ये सोचते हो कि मैं गद्य की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। देखिए असल बात यही है, अच्छा कवि भी वही हो सकता है जिसके पास अच्छा लिखने की कुव्वत। हमारे इसमें तो दूर कहावत नहीं है ना, गद्यम कविनाम लिखती, तो कवियों की तो सहाई गया है। तो अच्छा कवि भी वही होता है। ये संभवतः इसी कुछ या कुछ बड़ा लिखने की कुछ बात हो, मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर उनकी कविता या उनके बड़े लेखक होने में कुछ बात है, तो इन सब बातों को उनको देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो ये कथितर वाली बात है, इस पर मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। कथितर नया शब्द है, नया मुहावरा है। पहले हमारे यहाँ पर चलता था कथितर गद्य। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाते हुए कहते थे भाई एक तो कविता है, कविता अपने आप में पूरा संसार है, और एक दूसरा है कथितर गद्य, यानी कि ऐसा गद्य जो कहानी से अलग हो, कहानी उपन्यास से अलग हो। नाटक भी उसमें ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नाटक को आप अपने आप में पूरी एक विधा मानते हैं। संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, यात्रा संस्मरण, ये तमाम चीजें वो है जिनको हम कथेतर में शामिल करते हैं। अब हुआ क्या, एक मजेदार बात हमारी हिंदी में ये हुई, वो ये हुई कि हिंदी में हुई या दुनिया में हुई, मैं तो बहुत ज़्यादा वैश्विक साहित्य के बारे में, विश्व साहित्य के बारे में नहीं जानता। मैं जितना हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि 90 के बाद में दुनिया बदली, और 90 के बाद में दुनिया ने हमको भी बदल दिया। एक तो बड़ी घटना तो ये हुई कि दुनिया 2 ध्रुवी थी 90 तक, 1 ध्रुवी हो गई। एक महाशक्ति और होती थी जिसका जो समाप्त हो गई या खंडित हो गई। उस खंडन के साथ साथ एक और घटना हुई कि मीडिया का बड़ा जबरदस्त विस्फोट हमको देखने को मिलता है हमारे जीवन में, हमारे संसार में, और इस मीडिया विस्फोट ने चीजों को भी बदला। आप देखिए क्या हुआ, ये हुआ कि 90 के पहले, 90 के आसपास तक, 95 तक मान लीजिए, हम लोग क्या देखना ज्यादा पसंद करते थे टीवी पर? हम देखते थे सीरियल देखते थे, फिल्में देखते थे, और जब से ये बहुत सारे चैनल आए, ये चैनल तब से आए जब से मीडिया विस्फोट हुआ। तो हमने सबसे ज्यादा क्या देखा? हमने सबसे ज्यादा देखा कौन बनेगा करोड़पति। अब वो पैसे वाली बात थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के अंदर लाइव होने का आकर्षण था। लाइव का मतलब ये कि हमको लगता ये अमिताभ बच्चन ही है, और ये जो बोल रहे हैं वो अमिताभ बच्चन ही बोल रहा है, जय या वीरू नहीं बोल रहे हैं।
कोई पात्र नहीं है, ये सचमुच का है। आपने देखा होगा ना कि आप हमारे सबके जीवन में एक होता है, नाटक मत कर यार, सीधी सीधी बात है, कहानी मत सुना। तो ये मतलब ये कि कहानी और नाटक में कुछ है जो यथार्थ के कब्जे से छूट रहा है। और यानी कि ये दूसरी चीजें हैं, आप कौन बनेगा करोड़पति को कहानी और उपन्यास की तुलना में कथेतर की तरफ डाल सकते हैं, क्योंकि वो लाइव है, वहां बनावट नहीं है, सीधी बात है बनावट भी है, लेकिन तब भी वैसी बनावट नहीं है कहानी उपन्यास जैसी। तो वो आपको वो ज्यादा रोचक लगता है, अपील करता है। और मित्रों, इसी के साथ में आप देखिए हिंदी में जो किताबें 95 से 2000 तक सबसे ज्यादा लोकप्रिय होती है, वो कौन सी किताब है? वो किताब है दूधना सिंह की लौट आओ धार, वो किताब है रविंद्र कालिया की गाली छूटी शराब, वो किताब है काशीनाथ सिंह की काशी का अस्सी। उसको आप उपन्यास मानेंगे कि गल्प मानेंगे या गद्य मानेंगे, जो भी मानेंगे, डिबेट करते रहिए। मतलब एक तो ये हुआ कि विधाओं की अंतरक्रिया बढ़ी। नंदबाबू की ये जो सीएटी कैट माने बिल्ली और जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो उसको एक अच्छी कहानी के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन वो एक, हाँ, पुराने समाजवादियों को लोग खुशनुमा द्वीपों की तरह याद करते हैं, लेकिन फिर नंदबाबू ये भी लिखते हैं कि मुझे यह दया अपमानजनक है। तो नंदबाबू के साथ में दो बातें बड़ी जबरदस्त थी। जब मैं उनकी सारी कविताओं को मतलब लगभग ये कहना चाहिए चाटने की तरह से पढ़ गया कि मुझसे कहीं कुछ छूट न जाए, तो एक बात तो सबसे बड़ी है कि नंदबाबू गहरी सांसारिकता के थे। उनसे बड़ा सांसारिकता का कवि आधुनिक दौर में हिंदी कविता में सारे हमारे मार्क्सवादी मित्रों के बार बार कहने के बावजूद आप शरीर कविता को पढ़िए, वो अंत में किसके पक्ष में है? शरीर के पक्ष में है। शरीर यानी कि जीवन, यानी कि वो लोक परलोक का झंझट नहीं है। वो बार बार वो कहते हैं कि उनकी कोई कविता, आप पुरानी कविताएं भी उठा के देखिए, गहरी सांसारिकता है उसके अंदर, और वो सांसारिकता अंततः समाज के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में जाने वाली है, मनुष्य के शोषण के विपक्ष में जाने वाली है, मनुष्य के ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार के खिलाफ जाने वाली है नंदबाबू की सांसारिकता। और दूसरा, नंदबाबू के अंदर एक जो बड़ी चीज मैं देखता हूँ वो है उनका स्वाभिमान। नंदबाबू, एक कविता है नंदबाबू की, वो उस कविता को मैं पाठ भी कर सकता हूँ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि मैं भली वजीफे वाले स्कूल में पढ़ने जाऊं, लेकिन मुझे ये कहकर प्रताड़ित न किया जाए कि मैं सरकारी वजीफा पढ़कर आया, सरकारी वजीफे से मैं यहाँ निकल कर आया हूँ। ये दया, उन्होंने दया को वो जंजीरें मानते हैं, दया को वो दया को पूंजीवादी छत्र का एक तरह से हथियार मानते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमको दया नहीं करनी चाहिए, लेकिन नंदबाबू के आशय को समझने की जरूरत है, और नंदबाबू अपने इन आशयों को गद्य में भी कायम रखते हैं। बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि नंदबाबू जब गद्य लिखते हैं तो असल में वो गद्य किन्हीं मजबूरियों के लिए नहीं लिखते, किन्हीं मजबूरियों के तहत नहीं लिखते। नंदबाबू गद्य लिखते हैं अपने उन संकल्पों को पुनर्जीवित करने के लिए, उन संकल्पों को फिर से स्थापित करने के लिए, जिन संकल्पों को उन्होंने कविताओं में भी दोहराया है, जिन संकल्पों को उन्होंने कविताओं में भी बार बार कहा है, और वो संकल्प कौन से कहने की जरूरत नहीं। तो कुछ 2-3 अंश मैं आपको सुनाऊंगा जो आपको अच्छे लगेंगे। जैसे एक नंदबाबू नेहरू के लिए क्या लिखते हैं? जवाहरलाल नेहरू के साथ मेरी पीढ़ी के लोगों का रिश्ता प्यार और नाराजगी का है, जो हर उस आदमी के साथ होगा जिसने सत्ता में आने के पहले हजारों रंगीन सपने दिखाए हों, लेकिन बाद में कई कारणों से और खास तौर पर जुझारू इच्छा शक्ति के अभाव में धुंधला गए हों। लेकिन फिर भी आखिर में वो कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि नेहरू भारतीय इतिहास के सबसे असाधारण समय को जनतंत्र और समाजवाद का स्वरूप देने वाले बड़े राजनेता थे। और फिर एक जगह फिर लिखते हैं, और यह श्रेय नेहरू को देना चाहिए कि वे विभाजित और गरीब देश को फिर से हिम्मत और स्वाभिमान देने की अथक कोशिश करते हैं।
नेहरू पर उन्होंने संस्मरण नहीं लिखा है, लेकिन नेहरू पर जो उन्होंने लिखा है उसको आप संस्मरण की श्रेणी में डाल सकते हैं, वो वैसा ही करते हैं। फिर एक जगह उनके साथी, पुराने समाजवादी साथी हीरालाल जैन पर जो उन्होंने संस्मरण लिखा है, बहुत सुंदर संस्मरण है। उसमें लिखते हैं, हीरालाल जी ने जिस रास्ते का चुनाव किया वह जोखिम उठाने वाली जिंदगी का रास्ता था। ऊपर से उनकी जिंदगी विक्षोभ रहित नजर आती है, लेकिन अंदर ही अंदर वहां स्थापित व्यवस्था के प्रति असहमतियां ही असहमतियां, राज्य शक्तियों से टकराने के संकल्प और परिवर्तनकामी शक्तियों के साथ रहने का अदम्य उत्साह। फिर एक जगह लिखते हैं नंद बाबू, आपातकाल पर एक संस्मरण लिखते हुए, राजस्थान में जनता पार्टी का नेतृत्व भैरव सिंह जी करते हैं और उनकी कुशल राजनीतिक रणनीति समाजवादियों के सारे रास्ते बंद कर देती है। दुनिया में जैसे छोटे लोगों के वंश डूब जाते हैं, वैसे छोटी पार्टियों का भी अवसान हो जाता है। नंद बाबू, ये नंद बाबू के गति की शक्ति है। एक और बात जो मुझे कहनी चाहिए, वो ये बात भी कहनी चाहिए, नंद बाबू उन लोगों में से थे जो अपनी परंपरा से विमुख नहीं होते, बल्कि अपनी परंपरा का बार बार स्मरण करना जिनको अच्छा लगता था, कृतज्ञ नहीं होते थे। जो लोग ये समझते हैं कि हम ही हैं, नंद बाबू उसका उदाहरण देखिए आप। उन्होंने सुधींद्र पर किताब लिखी राजस्थान साहित्य अकेडमी के लिए, उन्होंने पंडित गिरधर शर्मा नवरत्न पर किताब लिखी। अब सुधींद्र और गिरधर शर्मा नवरत्न हमारे राजस्थान के हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़े नाम है, लेकिन मुझे नहीं पता कि हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए, हिंदी कविता के इतिहास पर बात करते हुए कितने लोग इनको याद करते होंगे। बल्कि दुख के साथ मुझे कहना चाहिए कि हमारे यहाँ के लोग भी, नई पीढ़ी के लोग भी, कितने लोग उनको याद करते हैं। लेकिन नंद बाबू, उन्होंने गणपति चंद्र भंडारी पर लिखा, उन्होंने कन्हैयालाल सेठिया पर लिखा, उन्होंने रांगे राघव पर एक बहुत अच्छा संस्मरण लिखा है। तो अपनी जो पिछली पीढ़ी है उसको याद करने और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का कोई अवसर नंद बाबू नहीं छोड़ते। ये बड़ी बात है। मुझे ये कुछ नाम आपके सामने मैं रख देता हूँ, जिन जिन लोगों पर नंद बाबू लिखते हैं और संस्मरणों जैसा गद्य लिखते हैं। जैनेन्द्र, श्यामाचरण दुबे, शिवमंगल सिंह सुमन, अष्ट दंपति, यशपाल, देवीलाल सामर, आलम शाह खान, युगल किशोर चतुर्वेदी, कवि चित्रकार रामगोपाल विजयवर्गीय, प्रकाश आतुर, भागीरथ भार्गव, कल्याण मनोरा और अपने कमर विवाह। तो नंद बाबू अपने अपने साथ के और पहले वालों के सबको याद करना का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक अंत में मैं जिस, मेरा ख्याल है मेरा समय बहुत कम बचा होगा, अंत में मैं जिस एक संस्मरण की जरूरी चर्चा करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ, वो संस्मरण थोड़ा सा मुश्किल संस्मरण है। और वो संस्मरण था, इस अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, और वो उन्होंने गांधी हत्या पर लिखा था। जिस दौर में हम अभी हैं, उस दौर में गांधी हत्या के सारे निशान मिटाए जा रहे हैं, बल्कि गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हमको होता नजर आ रहा है, इसकी कवायद पहले से है। जिन लोगों को गांधी हत्या के कारण, गांधी हत्या का अभियुक्त बनाकर कटघरे में खड़ा किया गया था, उन लोगों का महिमा मंडन आज से नहीं, 25, 30, 40 साल पहले से शुरू हो चुका था। उनको एक दिन में स्वीकार्यता नहीं होती है, उनको स्वीकार्यता देने की कवायद लंबे समय से चल रही थी। और उसी दौर में नंद बाबू ने ये संस्मरण लिखा था। और मैं सोच रहा था, आपको एक रोचक बात बताता हूँ। मैंने संस्मरणों पर काम करते हुए मैंने कोशिश की कि मैं नंद बाबू की पीढ़ी के उन तमाम लोगों के गद्य में देखने की कोशिश करूं कि वे सब लोग गांधी हत्या को किस तरह से याद करते हैं या गांधी हत्या को किस तरह से देखते हैं। मैंने कृष्णा सोबती को देखा, कृष्णा सोबती का एक गांधी हत्या पर एक एपिसोड है, वो देखा क्या मतलब पढ़ा, उन्होंने जो संस्मरण लिखा उसको मैंने पढ़ा। मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने 2-3 और लोगों के इस तरह के प्रसंगों को देखने की कोशिश की। और नंद बाबू का वो प्रसंग भी देखा। नंद बाबू उन दिनों में भुसावर में थे और वहां गांधी हत्या के बाद उनके कॉलेज के एक व्यक्ति ने, एक शिक्षक साथी ने पेड़े बांटने की कोशिश की, पेड़े बांटे। और पेड़े बांटने की वजह से वहां जो माहौल खराब हुआ, उस माहौल में एक सजग नागरिक के रूप में नंद बाबू जो कर सकते थे, जो प्रतिरोध कर सकते थे, नंद बाबू वो प्रतिरोध करते हैं। और गांधी हत्या के उस पूरे तनुष्मय वातावरण को
नंद बाबू अपने उस संस्मरण में एकदम जीवित रखते हैं। मुझे लगता है कि उस तरह के संस्मरणों को हमको बचाने की जरूरत है। तो सीधी सी बात तो ये भी मुझे कहनी चाहिए कि स्मृतियों को ही बचाने की जरूरत है, क्योंकि हम जिस जिस आपाधापी के दौर में जी रहे हैं और हमारे ऊपर जिस जिस तरह की, ये कहना चाहिए, जिस पूंजी का इतना अधिक दबाव है, जो कि सिर्फ उपभोग करो और भूल जाओ, उपभोग करो या फेंको, उपभोग करो और फेंक दो का मंत्र देने वाली है जो नई सभ्यता, उस सभ्यता में स्मृतियों की बात करना, स्मृतियों को बचाना ही एक तरह से इस नई सभ्यता के खिलाफ आवाज उठाना है। तो नंद बाबू के और संस्मरण बचे ना बचे, मुझे लगता है कि इस संस्मरण को बचाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संस्मरण न केवल उस पूरे तनुष को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, बल्कि ये संस्मरण ये भी बताता है कि उस तनुष के बावजूद उस दौर में गांधी को मानने वाले लोगों का आचरण किस तरह का था। और आप तुलना कीजिए जो अब जो हो रहा है उसके साथ में, आपको भेद देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी बातें और मैं नंद बाबू के संस्मरणों के बारे में कर सकता हूँ। एक दूसरी किताब जो है, जो बचा रहा, इस संस्मरण, इस पुस्तक में भी बहुत सारे लोगों को नंद बाबू के संस्मरण हैं। लक्ष्मीमत सिंघवी, भाई भगवान, हरीश भादानी, मदन डागा, फिर कुछ ऐसे लोगों पर भी है जो एक उनके मौसाजी पर है। एक संस्मरण है अम्लान रोशनी की तलाश में। नंद बाबू का संबंध मिश्रों की पीपली से रहा है। मुझे बड़ा, मैं जब अभी अपनी इस यात्रा में इन संस्मरणों को दोबारा पढ़ रहा था, मुझे रह रह के रोमांच होता था। होता ये था कि मैं कल्पना करता था, एक जगह नंद बाबू लिखते कि मेरी माँ मुझे छोटे से, मैं छोटा सा था, मुझे धीरे से नीचे उतारती, फिर किसी अपने सहयात्री को कहती कि तुम मेरा सामान नीचे दे दो। मुझे अपना बचपन याद आता। मेरी माँ चल नहीं सकती थी, मैं अपनी माँ के साथ तपासन से चित्तौड़ से कपासन आता था, बीच में विष्णु की पीपली भी आता था। मेरी माँ, मेरे साथ भी यही होता था कि हम सामान चढ़ाते थे, विष्णु की पीपली भी आता था, माता जी की पांडुली भी आती थी। तो कहना यही चाहिए कि जीवन का राग बचा रहे, जीवन में मधुरता बची रहे, जीवन जीने का हौसला हमारा मध्यम ना हो। नंद बाबू जैसे कवि को याद करने का मतलब जीवन की जय करना है, और ये भी देखना है कि जो उनके सरोकार हैं, जो उनके संकल्प हैं, असल में वो संकल्प उसी मनुष्यता के लिए है, उसी मनुष्यता को बचाए और बनाए रखने के लिए है, जिस मनुष्यता को बनाए और बचाए रखने का सपना हमारी दुनिया में, हमारे देश में लाखों लोग आज भी देखते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मान सकता हूँ कि हम पराजित हो गए हैं या पराजित युग में जी रहे हैं, लेकिन इस पराजित युग की तमाम पराजयों के बाद भी नंद बाबू की कविताओं, नंद बाबू के गद्य का सहारा लेकर मैं कह सकता हूँ कि अंत में विजय मनुष्यता की ही। नंद बाबू को मैं फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और मैं आप सब लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि इस शताब्दी वर्ष में, जो नंद बाबू का शताब्दी का साल है, इस शताब्दी वर्ष में आप में से जिन लोगों ने नंद बाबू की कविताएं किसी भी वजह से जो न पढ़ पाए हो, कृपया जरूर पढ़ें। नंद बाबू की कविताएं आप पढ़ेंगे तो मुझे ये कहना चाहिए कि आप एक नई तरह की ऊर्जा से, एक नए तरह के विश्वास से, आशा से आप भर उठेंगे। आप सारी पराजयों के बावजूद, नंद बाबू लिखते हैं, कब नहीं थी पराजय, कब नहीं थे दुष्टों का समय, कब नहीं था, लेकिन उस सब के बावजूद आशा और विवेक और मनुष्यता के पक्ष में खड़े रहने का संकल्प हमारा कमजोर नहीं होता। यही उनके साहित्य की सबसे बड़ी बात है, जो उनको यादगार बनाती है। और मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप हम सबको नंद बाबू की इस साल में उनके साहित्य को बार बार पढ़ना चाहिए। मैं साहित्य अकेडमी से, मेरे सभी मित्रों से, खासतौर पर साहित्य अकेडमी से आग्रह करूंगा कि नंद बाबू की स्मृतियों को बचाए रखने का अनुष्ठान करना चाहिए। ये मेरी अकेडमी है, मेरे राज्य की अकेडमी है, इससे मैं अधिकार पूर्वक कह सकता हूँ। वहाँ हमने लड़ झगड़ के या जिस भी तरह से, वहाँ से हम नंद बाबू का इतिहास में जो स्थान है वो हम ले चुके हैं। भारतीय साहित्य के निर्माता श्रृंखला में नंद बाबू
जो केंद्रीय साहित्य अकेडमी है वो साहित्य अकादमी है, और उस साहित्य अकेडमी ने नंद बाबू को भारतीय साहित्य का निर्माता होने का गौरव दिया है। हमारी साहित्य अकादमी उस गौरव को और आगे बढ़ाए और उनकी स्मृतियों को बनाए रखे, बचाए रखे, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन के जो पिता है वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और वनस्थली में मेरी जगह सुमन की पढ़ाने गए थे, और हम लोग एक लंबा सानिध्य था। सुमन बहुत कथेतर की सबसे अच्छी लेखक है जो उन्होंने वनस्पति विधानों में किया है। मैं हिमांशु से आग्रह करूँगा अपनी बात करें। धन्यवाद सर। आदरणीय विद्याराम जी, पल्लव, सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ व्यक्तियों, और जैसा पल्लव ने कहा यह रस्म अदायगी नहीं है, दोहराने की बात नहीं है, लेकिन देखो मेरे लिए भी घर ही है। ऐसा संयोग नहीं होता है कि आप अपने शहर से दूसरे शहर जाएं और वहाँ सभागार में बैठे से लोग आपके परिचित हों, ऐसे तो सिर्फ उदयपुर में संभव है। इसलिए उदयपुर आना तो हमेशा एक अच्छा आकर्षण होता है। इसलिए जैसे ही सर ने मुझे कहा मैं उस मौके में मैं जरूर आऊँगा। तो मैं इस बात के लिए बहुत गौरव का अनुभव कर रहा हूँ कि नंद बाबू के शताब्दी वर्ष में मुझे बोलने का अवसर मिला है। ये शताब्दी वर्ष है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। कल ईद का पाक मौका है, और ऐसे दिन में उदयपुर में आया। आज सुबह जब मुझे शंकरा जी के साथ में जा रहा था तो उन्होंने एक मस्जिद के बाहर कहा कि इस बार सजावट कुछ कम है। मैंने कहा ये तो फिर भी गनीमत है। मेरे दोस्त का निसार अमेरिका में इफ्तार पार्टी में उनके साथ था। उन्होंने कहा कि ऐसी ट्रेंड है सभी मस्जिदों के ऊपर 3 जनवरी लाइटिंग है, जैसे कि देशभक्ति साबित करना तो जरूरी हो गया सभी मुसलमानों के लिए। उन्होंने कैसे कठिन समय इस विडम्बना को शायद इस सभागार में लोग समझ पाए, मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा रासद है। तो एक ऐसे कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे समय में नंद बाबू को महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो समाजवाद की पूरी पृष्ठभूमि जिसको लेकर के वो लड़ रहे थे, समता और सादगी, उनके जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय थे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि जो अतीत राग जिस किताब में पल्लव ने जिक्र किया उसमें पहला लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पल्लव ने भी इसका जिक्र किया, जबकि नंद बाबू नेहरूवियन इकोनॉमी और नेहरूवियन डेवलपमेंट के मॉडल के सख्त आलोचकों में से एक थे। लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर अपने विरोधी को ससम्मान देखने और उसका आकलन करने की उदारता थी, जो कि आज के समय में खो गई है पूरी तरह से। और आज के समय में तो सीधे विरोधी देशद्रोही होता है। नंद बाबू के लिए देशप्रेम का क्या मायने था, मैं आखिरी में 2 मिनट में इसमें बोलना चाहूँगा। मैं तय करके आया हूँ अपने इस टिप्पणी का को उसके सुरक्षित रखा है मैंने। अभी मैं सबसे पहले, चूंकि पल्लव ने मुझे कहा था कि आपको क्या तैयारी करनी है, आप सिर्फ मेरे बोले पर टिप्पणी करेंगे, तो इसलिए मैं पल्लव ने जिस कविता का जिक्र किया उसका छोटा सा हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। भूमिका भी वही है। हाँ, भूमिका भी वही है। तो पल्लव ने जिस कविता का जिक्र किया वो सबको पढ़नी चाहिए। शरीफ, वैसे शरीफ से पहले एक छोटी सी कविता का एक अंश पढ़ रहा हूँ। धर्म ग्रंथों में बहुत सी उलझ जरूर बातें, जैसे त्याग, जैसे विरक्ति, जैसे वैराग्य, करुणा, जैसे दान लिखी है, वह सब समर विजेताओं के लिए नहीं, दास लोगों के लिए। वैराग्य किस तरह चयन का विषय नहीं होकर के और वंचना का विषय बन जाता है, उसको नंद बाबू से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अब मैं उस कविता का हिस्सा पढ़ रहा हूँ जो शरीफ कविता से। बहुत सी घटनाएं थी। स्त्रियां यम के पास जाती थी, हटीली अनेक मृत्यु से उठा लिए गए अपने पतियों के शरीर मांगने, देहाती प्रेम का एक बार फिर आनंद लेने के लिए। जब अपनी 5-5 प्रतियों को बांधे रही शरीर से, अनुद्वेग प्रसन्न, राम कौन सी सीता के लिए विकल्प थे, लड़गहनी कहते, अघोरी शिव भवन भर में लौटते रहे, पार्वती के ठंडे गलते अपेक्षण शरीर को शरीर पर लिए, शरीर के लिए। तथागत ने शरीर के लिए तो पूछा था, तुम भी एक दिन ऐसी ही हो जाओगी यशोधरा, पृथ्वी पर गिरी अचानक रंगहीन पंखुड़ी की तरह। और इसके बाद नंद बाबू तमाम नायकों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं जो अपनी क्रियाओं को ठुकरा कर महान बने। हमारे यहाँ से ठुकराए जाने वाले महान नायक बहुत सारे हैं। नंद बाबू पहली बात तो दूसरा पक्ष करते हैं। वासवदत्ता के कामक जो कांपते शरीर से तुमने कहा था तब आऊंगा जब द्वार बंद होंगे। तथागत वासवदत्ता आत्मा नहीं शरीर थी,
तुम्हें उसी क्षण सारे लोग के सामने अपनी युवा कामना के लिए पुकार थी। किसने गिने कितने कल्प कल्पांतरों तक तुम्हें देखने के लिए प्रतीक्षा विवल रही। वृषभानु कुमारी कृष्ण, इस तरह कृष्ण बुद्ध से लेकर के तमाम वाले नायक जिनके माध्यम से वैराग्य को एक महान उसकी तरह बनाया गया। मैं सब क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नंद बाबू के कथेतर का सबसे केंद्रीय विषय अगर कोई है तो वो समता और सादगी है। लेकिन सादगी का मतलब तुच्छता नहीं होता है। हमारे देश में त्याग और वैभव या जिसको कहा जाए जश्न, वो दो छोरों के बीच में कहीं ढूंढा जाना चाहिए। और हमारे ये दो छोर बना दिए गए, या तो फिर सीधा आप अश्लील वैभव का प्रदर्शन करेंगे और या फिर उसकी दूसरा छोर नजर आता है जो 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 संन्यास के बड़े अश्लील उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसको उन दोनों के बीच में सादगी नंदाओं की सादगी है। नंदाओं की सादगी जो है वो भोग और त्याग के दो छोरों के बीच में टिकी हुई है। जो 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 समता के स्वप्न के साथ जुड़ी हुई है, जो लोहिया और जयप्रकाश नारायण के स्वप्न से निकली है। प्रकट तो होना ही है जो तुम्हें खरीदा एक भय ही था, केवल दीनता। काम की चीजें कुछ दूसरी थी जिन्हें खरीदना तुम भूल गए थे। पल्लव को सुनते हुए भी ये बात मेरे दिमाग में है, और ये बात मैंने पहले एक से ज्यादा जगह कही भी है, लिखी भी है। ये बात मैंने नंद बाबू की कविताएं और नंद बाबू का लेखन दोनों मुख्यतः एक ही चिंता से निकला हुआ। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि नंद बाबू का गद्य पढ़ने के बाद उनकी कविताओं को समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूंगा जिस तीसरी किताब पल्लव के हाथ में थी, लेकिन पल्लव ने उस पर कम चर्चा की, यह हमारा समय। यह हमारा समय पर मैंने एक बार विस्तार से लिखा भी था। मैं उसके एक दो हिस्से आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इसका जो पहला लेख है और जिसका आखिरी लेख है, दो लेखों पर चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं चर्चा करूंगा उनके प्रसिद्ध लेख निराशा के कर्तव्य के बारे में। निराशा का कर्तव्य दरअसल जो समाजवाद की पृष्ठभूमि और उसके इतिहास से परिचित लोग हैं तो जानते होंगे कि इस नाम से मूलतः लोहिया का एक बहुत प्रसिद्ध लेख है, जो उन्होंने समाजवादियों के पराभव के बाद लिखा था कि निराशा के दौर में क्या किया जाना चाहिए। ठीक इसी नाम से नंद बाबू ने भी एक लेख लिखा है जो यह हमारा समय में संकलित है। वो समय का सबसे लंबा लेख है। उसमें लोहिया के विचारों का प्रस्तुतिकरण है और दूसरे भाग में उसके आज के संदर्भ में सामयिकता पर विचार है। राष्ट्रीय निराशा में मुख्यतः भारतीय जनमानस के अन्याय का प्रतिरोध न कर उसके बर्दाश्त करने की सहनशील स्वभाव पर व्यक्त निराशा है। अंतर्राष्ट्रीय निराशा में मशीन का वर्चस्व, हथियारों की बढ़ती होड़ और सांस्कृतिक एकात्मता पर चर्चा है। यहाँ प्रसन्नांतर न होगा ये बताया जाए कि और भी दूसरी शरणागति और दूसरे लेखों में भी इस पर चर्चा की गई है। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि समाजवाद के पराभव पर बात करते समय नंद बाबू समाजवादी दलों के पराभव पर बहुत खास तौर पर ध्यान करते हैं। लेखक दृढ़तापूर्वक लिखते हैं कि अभी दलगत राजनीति का विषय नहीं रह गया है। जो समय बीतता है इन सवालों की सार्वकालिकता और सार्वभौमिकता और कुछ भी है। अब ये सवाल व्यापक नागरिक आंदोलन का हिस्सा होंगे। कहने की जरूरत नहीं कि जन आंदोलन की खास छीनी सी धारा है तो समाज लोहिया के अनुयायियों की के राजनीतिक संस्करणों का जो हर्ष हुआ वो किस तरह समुदायवादियों के साथ रवैया करने लगे, उन सबके साथ नंद बाबू को मत छोड़िए। नंद बाबू उस झीनी सी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मेधा पाटकर या किशन पटनायक इन लोगों तक होती हुई आज भी अध्यक्ष रूप से बह रही है, या जिसको मैं कहूँ हमारे उदयपुर में जिसका प्रतीक से हो सकते हैं। इस तरह की वो जो धारा है उससे नंद बाबू। तो मैं बात कर रहा था यह हमारा समय के दो लेखों की जो उनकी कविता लिखने की पृष्ठभूमि या उसके 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 उद्देश्य को सामने रखते हैं। सबसे पहला लेख इस प्रस्तावना से शुरू होता है कि इस नई सदी की सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिकी ने परंपरागत मर्यादित सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमानों को किनारे कर दिया है और आज कवि के लिए जो दूसरी दुनिया का सपना है वो न कोई परलोक है, न कोई मोक्ष है, न कोई चिंतन है, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ गरिमा विहीन विभाजित जिंदगी के बरक्स संभाव्य क्षमताओं की खुशनुमा दूसरी दुनिया की खोज, यही लक्ष्य है जिसके लिए कवि कविताएं लिखता है। और ये इसलिए नंद बाबू लिखते हैं कि कवि होना और नागरिक होना ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। और इसीलिए वो कहते हैं कि समता और स्वतंत्रता ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। समता के बिना स्वतंत्रता नहीं हो सकती। तो सबसे प्रिय शब्द है नंद बाबू की पूरी कविताओं के लिए, उनकी गद्य में भी इस चेतना को आप बार बार देख सकते हैं। मैं यह हमारा समय किताब के आखिरी लेख में थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। लेख का शीर्षक है कविता के प्रयोजन का पक्ष।
ध्यान से ये नंदाऊ का कोटेशन जो मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से देखने पर कवियों ने जो गद्य लिखने का काम किया है उसका लक्ष्य कविता को कुछ अधिक ठोस बनाने की कोशिश की ओर संकेत करता है। यह कविता का लक्ष्य भेदी विचार रूप है। यहाँ अंत तक आते आते मानवग्रंथ पूरा होता है और वे प्रयोजनातीत या शाश्वत कविता के दुर्वार आकर्षण लेकिन विडंबनापूर्ण परिणति की चर्चा करते हैं। उसके बाद वो अनेक महान लेखकों के नाम देते हैं, कीट से लेकर रविंद्रनाथ ठाकुर तक। वो इनके पक्ष में नहीं लिख रहे हैं, वो इनके खिलाफ लिख रहे हैं। ये वो सारे लोग हैं जो जो शांत सुखाए कविता के बड़े आर्ट मतलब स्टेट ऑफ आर्ट के जो पक्षधर लेखक हैं, और वो पूछते हैं कि ये जो आत्मसुख है ये है आखिर किसके लिए? आपको आत्मसुख प्राप्त कब होगा? आपको आत्मसुख तभी प्राप्त होगा जब आप अपने नैतिक और सामाजिक दायित्व को पूर्ण कर लेंगे। तो एक गैर बराबरी वाले समाज में जो आपका आत्मिक सुख है वो अपने आप मिल ही नहीं सकता है। इसीलिए जो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट वाला जो समूह है, कला के लिए कला वाला समूह है, तो अंततः जाकर के कला जीवन के लिए वाले दृष्टि में विलीन हो जाएगा। इसीलिए नंदाबू के लिए लेखन हमेशा नागरिक होने की शर्त का एक हिस्सा रहा। उनके लिए कविता लिखना और कुछ नहीं, बतौर नागरिक अपने कर्तव्य को निभाना था। और जो बात मुझे आखिर में कहनी है जो सबसे आखिरी कविता संग्रह है, मैं कोशिश कर रहा हूँ नंदाबू के कथेतर को उनकी कविताओं में झांक कर देखने की, तो ये कोशिश करने की कि उनकी कविताएं मुख्यतः उन्हीं चिंताओं से लिखी है जो उन्होंने अपने लेखों, संस्मरणों और निबंधों में व्यक्त की है। तो मैं ये मानता हूँ और ये मेरी मान्यता है, इससे आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आशा बलवती है राजन के मूलतः व्यंग्य है, ये शिव सिंह के व्यंग्य है, क्योंकि इस पूरे संग्रह में मूलतः निराशा है, ये आशा का संग्रह नहीं है। ये इस पूरी एक शताब्दी के जीवन के बाद कभी नंदाबू 9 दशक तो यही के जीवन के, उसके बाद ये खड़े होकर देखने का है कि जिस समाज को बनाने का सपना देखने के लिए वो 5 दशक तक कविताएं लिखते रहे, क्या वो बन पाया या नहीं बन पाया। ये अपनी कविता लिखने की असफलता नहीं है, लेकिन जब वो समाज बनता हुआ नहीं लिखता है तो कभी तो कहीं कहीं लगता है कि मैं किसके लिए कविता लिख रहा था, मेरा कविता लिखने का उद्देश्य क्या था। वो गहरा निराशा को इस पूरे कविता संग्रह में छाया हुआ है। मैं इस सपने को रखने के लिए फिलहाल हमारे पास जगह नहीं है। प्रेम और सौंदर्य की मांग गिर गई है इन दिनों बाजार में, पुराने माल गोदामों में पड़ी सड़ रही है बुद्ध को समर्पित थ्योरी कथाएं। तो कुल मिला के नंदाबू ये कहते हैं, दुनिया बदलने की कोशिश कितनी बार करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उसी पुरानी गली, उसी उदास मोड़ पर आ जाते हैं। वही जिद्दी कुत्ते और पुरानी चितकबरी गुर्राती बिल्लियां। लिखने के बाद लिखने का पुण्य निष्फल हो जाता है। और कविता कैसा है, जो लिखना चाह रहा था वह भटकता ही रहा अंतर्लोक में, जो लिखा वह लिखना ही नहीं था, जहाँ का कहाँ ही होता है लेकर। उस भवंडर के गुजर जाने के बाद अपने लिखे के लिए इतना अनाश्वस्त एक दावानल के बीच जो कुछ लिखा उस सत्य में झुलसते। ये जो पूरा हिस्सा है ये मुझे इस एक शब्द के लिए बहुत प्रिय है, अनाश्वस्त। कौन कवि है जो अपने लेखन के बारे में इतना आश्वस्त भाव से लिख सके कि वो अनाश्वस्त है। ये सुधार बहुत बड़ी चीज होती है, तो बहुत पूर्ण के बाद आता है, जो शायद नंदाबू ही लिख सकते थे। और इसीलिए आखिरी कविता संग्रह यह आशा बलवती राजन की भूमिका में उन्होंने लिखा था, मैं अस्थिर अधीर समय का कवि हूँ, अपने निर्मित शब्दों पर संशय करता, इसीलिए मैं कालजयी कविताएं लिखने के दम से हूँ। कालजयी कविताएं दरअसल अपने समय से जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा था, और इसीलिए ये उन्होंने लिखा। मैं उनकी एक दो कविता का पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। स्वाधीनता कहती है मुझे परिभाषित करो, यदि मैं तुम्हारा सपना हूं तो मैं तुम्हारा यथार्थ भी हूँ। तुम्हारा रोज खटखटाती हूँ दरवाजा, तुम्हारा घर आंगन मेरी संसद है, यही भटकती रहती हूँ तुम्हारी यातनाएं लेकर। मैं तुम्हारी इच्छा शक्ति हूँ, तुम्हारी विजय की अपूर्व कामना। यानी इसी कविता संग्रह में वो ये भी लिख रहे हैं कि जब उनको ये लगा कि इतना सारा कविता लिखने के बाद वो अनाश्वस्त है कि वो कविता लिख रहे थे वो सार्थक था या नहीं, ठीक उसी समय उन्हें लगता है कि कवि ही इस विडंबना और इस वैर को रख सकता है अपनी कविता में, कि जिस समय लिखना सबसे ज्यादा निरर्थक लग रहा होता है उस समय लिखना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसलिए वो तय करता है कि वो कविताएं और लिखेगा और लिखता रहेगा और उसे ढूंढने की कोशिश करेगा।
ये जो द्वैध है ये इस कविता संग्रह को महान बनाता है। इसलिए मैं इस कविता संग्रह को नंदबाबू की कविता लेखन का उच्चतम शिखर मानता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं आखिरी हिस्सा पढ़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मुझे 15-20 मिनट के लिए आ गया था। तो मैं जैसा कह रहा था, जिस समय आपको लगे कि और ये बात उन्होंने समाजवाद के पराभव के बारे में लिखते समय भी लिखी है कि राजनीतिक दलों का पराभव हो सकता है, लेकिन समाजवाद एक सपना है, उसकी जरूरत, उसकी आकांक्षा लोगों में बनी रहेगी। तो ठीक इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ देश प्रेम की। नंदबाबू के लिए देश प्रेम वो वाला देश प्रेम नहीं था जो तिरंगा झंडा लहरा करके दिखाया जाता है। और नंदबाबू के लिए देश प्रेम का अर्थ था देश के तमाम नागरिकों को उनकी मूलभूत अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ना, और वो उनको उनका अधिकार है, उन्हें दया की तरह न दिया जाए, वो याचना की तरह न ले। पल्लव एक बात कह सकते हैं, इसलिए वो अंश नहीं दोहराऊंगा, वरना वो भी मेरा सबसे प्रिय कवितांश है जो नंदबाबू कहते हैं कि जो मुझे मिले तो उसे मेरा अधिकार हो, तो मुझे किसी दया की तरह न दिया जाए। दया मूलतः एक सामंती भाव है, उसके नंदबाबू सख्त खिलाफ है। तो मैं जैसा कह रहा था, नंदबाबू का देश प्रेम उस राष्ट्रवाद से बिल्कुल अलग है जो 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 इसको परमाणु राष्ट्रवाद कह सकते हैं, जो जो युद्ध में बसा हुआ है, जो डोनमार्क के खिलाफ नंदबाबू ने राजनीतिक कविताएं लिखी है। और वो उस समय लिखी है जब ये देश युद्ध के कगार पर था, और उस समय अगर युद्ध के खिलाफ कोई कविता लिखी तो सीधे देशद्रोही करार दिया सकता है। उस समय हिम्मत के साथ 65 के युद्ध के बाद नंदबाबू ने कविताएं लिखी है। इंसान की कविताएं क्या पढ़ेंगे, एक कविता का तो शीर्षक ही है डोनमार्क के युद्ध, उसको आप पढ़ें तो आप समझ सकते हैं कि नंदबाबू के लिए देश प्रेम का कोई और अर्थ था। उनके लिए देश प्रेम का अर्थ देश के तमाम नागरिकों के साथ समतापूर्ण व्यवहार हो, उनको तमाम अधिकार मिले, किसी भेदभाव के बिना मिले। दलितों स्त्रियों की चिंताएं उनकी कविता और उनके लेखन का मुख्य हिस्सा थी। तो मैं जैसा कह रहा था, देश प्रेम क्या है नंदबाबू के? फुर्सत के दिन अभी नहीं है, इतना मनोरम काम भी नहीं है देश को बनाना। तुम शायद ये समझते थे यहाँ कोई शादी का मंडप लगा है, वधू का पिता नाना मिष्ठानों से बेटों को सजाकर प्रतीक्षा करता है, और दहेज में तुम्हें मिल जाएगा अन्न, जल, हवा, वस्त्र, घर, सत्य और निर्भीक मन। इनमें से प्रत्येक चीज एक लंबे संघर्ष के बाद भारतीय नागरिकों ने हासिल की है, और उसी नागरिकता की लड़ाई जो है वो नंदबाबू की कविता यात्रा है। और आखिरी बात जो कहकर के मैं बाकी बात खत्म करूंगा कि नंदबाबू तमाम रूहानियत को ठुकर बताते हुए हमेशा कहते हैं कि देश प्रेम जो है वो शीश उतारे धुएं भरे जैसा काम है। देश के नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता की लड़ाई ही असली देश प्रेम है। देश प्रेम शब्द को उसके अमूर्तन से बाहर निकालने का काम करना आज की सबसे बड़ी राजनीतिक जरूरत है। कम से कम देश प्रेम को उन राष्ट्रवादियों से छीन लीजिए जिन्होंने देश प्रेम का अर्थ एक सांप्रदायिक घृणा, दुश्मन, दो देशों के बीच में लड़ाई, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, इस समय जिन्होंने देश प्रेम को सीमित करके रख दिया है, उनके सामने देश प्रेम का व्यापक अर्थ जानने के लिए नंदबाबू जैसे व्यक्ति का होना, उनकी कविताओं का आलोक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं ये आखिरी 3 पंक्तियां सुना करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जब लोग कहें घर भर लो, यही समय है आपकी सफाई और हुनर दिखाने का, कभी आसमान पर सीढ़ियां लगो। पिछले सप्ताह ही मुझे मौका मिला। मैं ये चाहूँगा कि दुल्हन भी एक अलग से वक्तव्य हो, उन्होंने शिक्षा के प्रसार, विकास पर बात की, और अभी इन 2 वक्तव्यों पर बात करने के लिए, नंदबाबू पर बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित करना। बोलने के भीषण राष्ट्रीय और संकट के दौर में कुछ करने की सोचने वाले हैं लोग। आज पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदी के लिए गौरव और उत्सव का दिन है कि आज से ठीक 100 साल पहले हमारे बीच नंद चतुर्वेदी जी आए और लंबी साधना के साथ वह मुकाम हासिल हो गया जिसके लिए हम सब गौरवान्वित हैं। मैं राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से हम सब के बीच सत्संग के माध्यम से मौजूद नंद चतुर्वेदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं।
जब हम नियुक्ति के दौर में थे तभी कुछ आलेख आए थे आप देखिए, उनमें से एक आलेख रानी राघव जन्म शताब्दी वर्ष पे किया जाता है। वह आलेख चिंतित करने वाला था और जब दायित्व मिला तो वह समय क्रियान्वित किया। राजस्थान साहित्य अकादमी ने ये जाना और समझा कि अकादमी के पास वह समय प्रारंभ हो रहा है जो अपने प्रांत के हिंदी लेखकों के शताब्दी वर्ष बनाने की परंपरा थी। राजस्थान के हिंदी साहित्य का इतिहास या यूं कहें कि भारत में हिंदी साहित्य का इतिहास इतना नहीं है कि हम खासकर राजस्थान के लोग अपने हिंदी लेखकों का शताब्दी समारोह अब से पहले मना सकते। ये प्रारंभ का समय हम हमारे हिंदी लेखकों के शताब्दी वर्ष मनाने जाएंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय में राजस्थान साहित्य अकादमी ने आयोजन किया रानी राघव को समर्पित करते हुए आदरणीय सुलोचना रानी राघव के साहित्य मैं सदन से एक स्वीकृति के साथ उसी प्रसंग को उठाता हूँ। वहाँ मौजूद विशेष राजीव जैन साहब से हमने निवेदन किया कि क्यों नहीं रानी राघव के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय रानी राघव की और शुक्र सहयोग रहा कि विश्व महोदय ने तुरंत उसे स्वीकृति दी और हिंदी विभाग के सौजन्य से आयोजन था और निर्देश दिए कि इस बात को मिनट्स में लिया। निसंदेह हम उनको देखेंगे, पीछा करेंगे तो वो पीठ भी अगले में आएगी। मैं सुबह से सोच रहा था कि क्यों न ऐसा प्रयोग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी हो कि हाँ नंद चतुर्वेदी के साथ उदयपुर के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के लोग क्या ऐसा सोचते हैं, क्या ऐसी सहमति रखते हैं, ये जानने की मैं सोच के आया था। और अगर हम सब सहमत हैं तो राजस्थान साहित्य अकादमी के बतौर अध्यक्ष हम आपके साथ हैं और ये उनके साथ हैं। हमें निवेदन करना चाहिए माननीय कुलपति महोदय से कि नंद बाबू का शहर है और नंद बाबू इस शहर के विश्वविद्यालय में एक नंद चतुर्वेदी की होनी चाहिए। सवाल यह है कि वो होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? राजस्थान साहित्य अकादमी क्या कर सकते हैं? हमारे संचालिका के सदस्य आदरणीय किशन राधेश जी के बीच में बैठे हैं। हम क्षमता से ज्यादा करने की चेष्टा करें और मैं सोच रहा हूं जैसा नंद बाबू को समर्पित एक आयोजन में इसी सभागार में हमने बात की थी कि यह आयोजन नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन कराए, यह जरूरी नहीं, यह दायित्व है राजस्थान साहित्य अकादमी का है कि वह ऐसा आयोजन कराए और अपने उन पुरोधाओं को याद करे और आगे बढ़े। तो चर्चा को पूरे प्रांत में लेकर जाए। और जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहना चाहूंगा और आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी से व्यक्तिगत चर्चा में भी मैंने ये बात की थी कि राजस्थान साहित्य अकादमी से क्या अपेक्षाएं आप करते हैं या राजस्थान साहित्य अकादमी से क्या करना चाहते हैं, ये दिग्गज बात है। लेकिन राजस्थान साहित्य अकादमी अपने निर्धारित कार्यक्रमों में 5-10 कार्यक्रम स्थापित करवा है। आप इतना सहयोग कर सकते हैं कि वो कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए, किस रूपरेखा में होना चाहिए, किस ढंग से होना चाहिए, किस बजट के साथ होना चाहिए, यह प्रस्ताव, ये सुझाव, ये सलाह आप अकादमी को देंगे। संचालिका और सत्र सभा की बैठक प्रतिदिन हुई है
अगर उस समय से पहले इस चर्चा में हम शामिल होते तो हो सकता है कुछ निर्णय ले पाते, लेकिन आगामी बैठक में हम प्रस्ताव रखें और अनुमोदन की चेष्टा करें कि इन शताब्दी पुरुषों में, जैसे राजस्थान साहित्यकार प्रस्तुति योजना है, हमारे गुरुदास योजना है, ऐसी कोई शताब्दी पुरुष के केंद्रित कोई योजना राजस्थान साहित्य अकादमी प्रवर्तित करे। इसमें हो सकता है कि रानी राघव की एक किताब है, नंद चतुर्वेदी जी पे एक किताब आए अलग से, दूसरे हमारे साहित्यकार हैं जिनकी जन्म शताब्दी हम मनाने के दौर में है, मनाएंगे, उनकी श्रद्धा में आगे किताब की परंपरा बढ़े। ऐसा व्यक्ति से मैं प्रस्ताव रखूंगा और चेष्टा करूंगा कि मैं संचालिका सभा उसका अनुमोदन करे। अगर अनुमोदन करती है तो निस्संदेह रानी राघव जी और नंद चतुर्वेदी उसके प्रारंभ होंगे। दूसरा मैं मानता हूं कि जैसे पल्लव निराश थे कि ये पराजय का समय है, ये पराजय का समय नहीं, ये हम सबको जांचने का समय है और उन सब लोगों को समझने का समय भी है जो लोग ये दावा करते थे, दम भरते थे कि हम विचार के साथ, हम उस नैतिकता के साथ खड़े हैं जो विचार और नैतिकता इस देश की जड़ है। यह समय बदलते हुए लोगों को देखने का समय नहीं है, यह समय मजबूती से खड़े हुए जिंदा लोगों को देखने का भी समय है और उन समय के बीच से ये समय नंद चतुर्वेदी जैसे कवि को पढ़ने का भी समय। हमें उन मजबूत लोगों का, विचार के प्रति मजबूत लोगों का आदर करना है और आदर करते हुए ये नहीं कि स्मारक की पीठ या किताबें कोई उनको यश की और ऊंचाइयां सौंप देगी। हमें उनके उस विचार तत्व को पकड़ते हुए समाज की उस कड़ी तक लेके जाना है जो कड़ी भ्रमित होने के कगार या यूं कहिए कि भ्रमित हो चुकी है, उस तक ये विचार या भाव लेके जाना है कि सच यह है जो ये हमारा कवि कह रहा है, या सच यह है जो हमारे देश का संविधान कह रहा है, या सच वह है जो इस देश को बनाने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी कह रहे थे, या सच यह है जो अंतिम वक्त में बैठा व्यक्ति जो रोजाना लड़ रहा है अपने जीवन के लिए, रोजाना लड़ रहा है जिंदा रहने के लिए, उसका जो सच है इस देश का सच है। सत्ताओं का उन्माद का जो ये दौर, ये सच नहीं है, एक छलावा है और छलावा के विरुद्ध हमारे चतुर्वेदी आजीवन खड़े रहे, उदाहरण दे रहे थे। महर्षि शेखावत जी के उदाहरण से, जवाहरलाल नेहरू जी के उदाहरण से यह उदारता उस पीढ़ी की ताकत रही है और वह ताकत हमें संयोजित करनी है। विरोध अपनी जगह है, तो यूं कहिए मेरे जैसे लोग कभी जानबूझकर भी विरोधी बनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अगर मजबूत विरोधी होगा तो हम स्वयं भी मजबूत रहेंगे। तो है यह समय हमें एक मजबूत विरोधी के रूप में देखने का भी समय है। वो लोग अगर मजबूत हैं तो हम किस ढंग से मुकाबला करें, उस विचार को जिंदा रखने के लिए, इस विचार ने इस देश को बनाया है और वह विचार बचेगा तभी यह देश बचेगा, और यह देश बचेगा तभी नंद बाबू के शब्द, नंद चतुर्वेदी की यादें, उनकी स्मृतियाँ बचेगी। और हम इस बचाने की मुहिम में एक एक व्यक्ति सब जुड़े अंतिम कड़ी तक पहुंचे, ऐसे प्रयास करें। मैं चतुर्वेदी जी की जयंती पे आह्वान करता हूँ कि राजस्थान साहित्य अकादमी के पास ऐसे आयोजनों के प्रस्ताव आए जिन पे अकादमी विचार कर सके और नियमानुसार जहाँ भी अकादमी खड़े होने का बल मिलेगा, अकादमी आप साथ रहेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए मैं याद करता हूँ उस समय को, शायद 15-20 साल पहले का वह समय होगा जब ऐसे ही मुहिम की सोच के साथ प्रयास संस्थान शुरू का गठन कर रहा था और उसकी हिंदी पत्रिका अनुक्षण का प्रारंभ कर रहे थे। तो हमने सोचा कि 4
अंक हमें इस तरह मासिक पड़ेगा कि 4 अंक राजस्थान के 4 हिंदी साहित्यकारों पे ही केंद्रित हो। उस वक्त नंद चतुर्वेदी जी के विचार में एक थे। हमने उनसे पत्र व्यवहार भी किया, हमने ये कहा कि हम आएंगे, उनके इंटरव्यू लंबा लेंगे और साथ साथ में संबंधित सामग्री कैसे कैसे हमने जो खाका बनाया उसको और परिवर्तित और आगे बढ़ाते हुए इस विशेषता को बहुत प्यारा और शानदार कर सकते हैं। सुझाव के साथ हम आएंगे और उसमें विजेंद्र जी पे हमको पहला हमने कल्पना की थी। वह अंक लगभग तैयार, RNI की कुछ स्थितियाँ संकट बीच में आए, वो 1-2 के बाद पत्रिका आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन वो विजेंद्र जी का संचित सामग्री बूंद तुम ठहरी रहो के नाम से वो किताब रूप में आई। वो संकल्प तो नंद बाबू के प्रति था और नंद बाबू के 20-30 साल पहले BA प्रथम वर्ष के दौर में थे, जैसे पिछले समय में कहा। उस समय के पत्र हमारे खाते थे, हमने चेष्टा की कि वो पत्र हम संरक्षण में छापेंगे। नंद बाबू का व्यक्तित्व कैसे था, एक BA प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले बच्चे के साथ पत्रकार कैसा था। तो यूँ कहिए कि वो सोच रहे थे कि अगर ये साहित्य की रुचि का विद्यार्थी है तो उसका इतना प्रोत्साहित करूँ, इतना इनको जोड़ूँ कि ये साहित्य से जुड़ा रहे और आगे बढ़े। उस पीढ़ी के हम आभारी हैं कि हमें लगातार प्रोत्साहित किया और हम आगे बढ़ेंगे तो तय है कि हम कदम दर कदम उस पीढ़ी के प्रति उन्नत होने की चेष्टा करते रहेंगे। आज सौभाग्य रहा प्रयास संस्थान 2008 या 2007 में जब डॉक्टर सत्यनारायण को पुरस्कार दे रहा था तो डॉक्टर रमणिका गुप्ता को दिल्ली से हमने याद किया था। मैंने सत्यनारायण जी से पूछा था कि राजस्थान के 1 या 2 युवा ऐसा बताइए जिनको आपके साथ हम आमंत्रित कर सके। रमणिका गुप्ता जी के हाँ आ गई हैं, आप हो जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले कहा किया हिमांशु पंड्या और पल्लव ठीक रखिए, आप उनको याद कीजिएगा और उनको बुलाइएगा। अब बात कर लो, साथ में लेके आ जाऊंगा, हमारी गोष्ठी भी ठीक हो जाएगी। तो ये वो प्रतिभा है जिस प्रतिभा पे हमारे प्राण के सत्यनारायण जैसे लोगों को भी मिला हो। ये सौभाग्य कि आप लोगों को सुनने का अवसर मिला, लंबे समय के बाद मिलने का अवसर मिला। राजस्थान की दिल्ली में पहले की बात यहाँ पल्लव जी ने की। 2008 से 2012 तक राजस्थानी एडवाइजरी बोर्ड में साहित्य अकादमी में गया था। हम वहाँ यह हर दिन होता तो यह मांग करते थे कि राजस्थान का हिंदी साहित्य का कहाँ है भारतीय स्तर। हम हर गोष्ठी हर संगोष्ठी में यही कहते थे और यही आज हम फिर से कह रहे थे। जब पिछले दिन साहित्य अकादमी का आयोजन हुआ और ममता कार्य जी जयपुर में मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में कहा कि उस वक्त तो हम जिद और जुनून से कहते थे, आज हम राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से हक से कहेंगे कि राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर राष्ट्रीय स्तर के लोग जब आक्षेप लगाते हैं 75% अपने प्रांत के लेखन को छापने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अखिल भारतीय स्वरूप को आप प्रांतीय स्वरूप में क्यों बदल रहे हो। तो हम प्रश्न करने वाले हैं, इस प्रांतीय स्वरूप को आपने पिछले 50 साल में अखिल भारतीय स्वरूप कितना बनाया, ये जवाब दे दीजिए। हम प्रांतीय स्वरूप को अखिल भारतीय स्वरूप बना देंगे। 2008 से 12 के बीच में हम सवाल करते थे सुनील गंगोपाध्याय जी से कि क्या राजस्थान का ऐसा कोई एक हिंदी साहित्यकार इतने सालों में नहीं मिला जो आपकी इस लंबी फहरिस्त में शामिल हो सके। आज दुख के साथ फिर कहना कर रहा है कि नंद किशोर आचार्य क्या एकमात्र ऐसे साहित्यकार है हिंदी साहित्य के राजस्थान की तरफ नजर जाते साहित्यकार दिखाई देते। निसंदेह चिंता का विषय है। हिंदी की नुमाइंदगी करने वाले लोग, भले वो पल्लव या दूसरे लोग हों जो दिल्ली में गए, उनको भी आवाज़ मजबूत करनी होगी। तो राजस्थान के हिंदी समुदाय को ये मांग करनी होगी कि यह भेद क्यों है हमारे प्रांत के साहित्य में, और उनकी रणनीति, उनकी समझ, उनके दायरों को भी बांटना होगा। तो अपनी रणनीति से माधव हाड़ा जी जैसे लोग बैठे हैं लांघना होगा, क्योंकि जब किसी प्रांत के पूरे साहित्य को नकारने की राजनीति होती है तो उसका जवाब उसी राजनीति से दिया जाना चाहिए। और यह समय है कि आप वहाँ नुमाइंदगी करें, आप यहाँ बैठे थे, तो इधर
राजस्थान साहित्य अकादमी ने तय किया है कि राजस्थान ही नहीं पूरा भारत के दूसरे प्रांतों में भी जाएगी, दूसरे प्रांतों में नहीं दूसरे देश में भी जाएगी, और दूसरे प्रांतों में जाएगी, उन प्रांतों में पहले जाएगी तो हिंदी प्रांत होने का दम भरती है। और उनसे सवाल करेगी कि आपके इस दम में राजस्थान का हिंदी साहित्य का कहाँ है, हमें जवाब दीजिए। अगर हम जवाब से संतुष्ट होते हैं हम गौरवान्वित होंगे कि आप जिस हिंदी प्रांत की कल्पना करते हैं वो राजस्थान है। वरना हम या यूं कहिए कि मैं तो उस मातृभाषा राजस्थानी का प्रबल हिमायती हूँ जिस हिमायत के लिए हिंदी से लंबा संघर्ष रहा है, और हिंदी के साथ खड़े होने में या हिंदी को खड़े करने में कहीं हम पीछे नहीं रहे। तो क्या हम वह प्रतिदान हिंदी को दे रहे हैं जिस प्रतिदान के अपनी राजस्थान की मातृभाषा होते हुए हिंदी को खड़ा किया है? ये हिंदी से इसमें सवाल है। राजस्थान साहित्य अकादमी राजस्थान के हिंदी साहित्य अकादमी के साथ है, जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं और नया भी कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं। नंद बाबू जी भी कुछ करेंगे, ऐसा हमारी कोशिश रहेगी। इस स्मृति भाषण के पश्चात मैं आभार देना चाहता हूँ। आभार देने का क्रम मैं उनका तुलाराम बाबू ने बिंदु में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने राजस्थान के साहित्य के लिए बड़ी जद्दोजहद के साथ लिखा। उन्होंने ये तक लिख दिया कि कुछ हिंदी भाषी प्रदेश राजस्थान को अपनी मर्जी समझते हैं। उस लेख की प्रतिक्रिया सबसे पहले विश्वम्भरनाथ उपाध्याय ने, उन्होंने लिखा था क्या नंद चतुर्वेदी राजस्थान की बात ठाकरे। राजस्थान की जो साहित्यिक परंपरा है, जो साहित्य सृजन है, उस पर तुलाराम जी के विचार हम सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूँ तुलाराम जी को कि हम लोगों की फाउंडेशन उस दिशा में आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे और आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए हम नंद बाबू ही नहीं बल्कि राजस्थान के साहित्य चेतना आगे बढ़ रहे। मैं हिमांशु का आभारी हूँ। हिमांशु ने नंद बाबू की कविता पर एक नई दृष्टि से शुरुआत की थी एक लेख, और जब वे समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि कविता और राजनीति, कविता और समाज विज्ञानों की सीमाओं में वे कविता को ले जाते हैं। और इस योगदान के लिए यहाँ मुझे तीन विद्वान तो विश्वविद्यालय के बैठे हुए हैं। भार्गव साहब हैं, विजया हैं और गरिमा हैं। वे इन तीनों थीम्स को उनकी कविता से, पोएट्री से और प्रोज दोनों से देखें और ये कोशिश
कविता को समझने में, कैसे सोशल सोशल साइंसेस को समझने में, सोसाइटी को समझने में कैसी मदद करती है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने विजया के निर्देशन में समाज विज्ञान को समझने की कोशिश की थी, और उसमें जो सबसे प्रभावशाली माध्यम रहा वो कविता और साहित्य। इस बात को रेखांकित करने के लिए मैं हिमांशु का आभारी हूँ। मैं पल्लव का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इतना लंबे प्रसंगों को याद किया, और नंदबाबू जिस बात को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे वो उन प्रतिभाओं को अपने उन मित्रों पर उन्होंने लंबा लिखा। यहाँ तक कि मुझे तो कई बार नंदबाबू से कहना भी पड़ता था कि आप सब पे भूमिका लिखते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। उदयपुर के कई कवियों पर, कई कविता संगठनों पर नंदबाबू ने लिखा, और जैसी उनकी आदत थी उन्होंने प्रशंसा में थोड़ा लिखा और उनको सीख ज्यादा थी। उदयपुर के एक कवि समूह को नंदबाबू की सलाह थी, दूसरों को पढ़ो और दूसरों को सुनो, क्योंकि उनको लगता था कि उदयपुर में केवल कविता सुनाने की बीमारी तो है, पर सुनने की। पल्लव ने विश्वों की पीढ़ी को पसंद किया। मैं सोचता हूँ अतीत रात की जो सबसे भावुक, सबसे श्रेष्ठ घटना है वो माँ का नाम, और रूरल सोसाइटी को कैसे देखा जाए, खासकर उनके अभावों को वो रेखांकित करने के लिए मैं पल्लव का कृतज्ञ। मैं आप सभी मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे परिजन जो यहाँ पर आए, उन सब के प्रति भी आभारी हूँ कि हर साल की तरह आपने हम लोगों का मान बढ़ाया, हम लोगों को ताकत दी। क्योंकि इस वर्ष भर के कार्यक्रम के आयोजन में आपका समर्थन, आपका सानिध्य हम लोगों की ताकत रहेगा। मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम इस दृष्टि से किसी भी तरह पीछे नहीं। आभार की श्रृंखला में मैं अगर कोटा खुला विश्वविद्यालय को याद न करूं तो गलत है। मैं कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति से शुरू करूँ, क्योंकि उन्हीं से मैंने सहमति की थी। वैसे मैंने उनसे एक दिन की इस सेमिनार की भी सहमति अग्रिम लेके रखी। अगर उदयपुर विश्वविद्यालय की संरचना बिल्कुल अलग है, और वो क्या कहें, विशिष्ट स्थितियों में जी रहा है। विशिष्ट में आप कैपिटल मानेंगे, तो स्थितियों में जी रहा है। तो मैंने कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति से कुछ चीज़ों की सहमति ले ली है, और अगर हम कोटा में भी कुछ कर पाते हैं विश्वविद्यालय के स्तर पर, तो हम नंदबाबू की कर्मभूमि और तक पहुँचेंगे जहाँ से नंदबाबू ने आरंभ किया था। नंदबाबू के नाम से बीज की जो विचार है वो एक श्रेष्ठ विचार है, और वो उनके अध्ययनों के विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ता है। पर जैसा मैंने आपसे कहा, मैं कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति, इस क्षेत्रीय केंद्र की निदेशिका रश्मि वोरा का विशेष रूप से आभारी है, क्योंकि वे ही हमारे आयोजन स्थल की परमानेंट व्यवस्थापिका हैं। आज कुछ कारणों से भी यहाँ नहीं है, पर मैं उन्हें
जरूर याद करना चाहूँगा। मैं याद करूँगा जितेंद्र मेहता साहब को, जो इस टीम में पढ़ते हैं और फिर हमारे आयोजन को सफल बनाने की हर चेष्टा करते हैं। इस कार्यालय के सभी सहायक कर्मचारियों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जो हम लोगों को इतनी सेवा करते हैं। मैं अपने परिजनों का विशेष रूप से मनोरमा का, जगदीश जी का, सुयश का, आदर्श का, सुयश के पुत्र मिट्टू का और उनके पुत्र वधू प्रतीक्षा का भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे इस आयोजन को करने में मदद की। मैं आदर्श का भी आभारी हूँ, वे अब यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, शायद व्यवस्थाओं में लगे, और आप सब लोगों के यहाँ पधारने के लिए और हमारे आयोजन में आने के लिए मैं आभारी हूँ। आप सबसे निवेदन है कि बिना भोजन किए न जाए। धन्यवाद। के जन्म शताब्दी का साल है। इस जन्मदिन पर यानी कि आज 21 अप्रैल से नंद बाबू के जन्म शताब्दी शुरू हो रही है और नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन ने आज ये आयोजन किया है। उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस साल नंद बाबू की जन्म शताब्दी देश भर में मनाएंगे, उनके साहित्य को फिर से पढ़ेंगे और उनके सरोकारों को बार बार दोहराएंगे। यही उस बड़े कवि और लेखक को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं नंद चतुर्वेदी फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ उदयपुर में